हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। कल भी हम लोगों ने देखा था शाम को कि बच्चे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नहीं भेज पा रहे हैं या फिर कम बच्चे हो गए हैं, हो सकता है तो इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं। अब ऐसे ही भेज रहे हैं तो उनको बताने की कोई नीड है नहीं। और मेरे भाई, आप ये मत सोचो कि नहीं भेज रहे हैं तो आप भटक जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, भटकना नहीं है। भटकोगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी। आप कुछ भी कर लो मेरे भाई, आप इन 5 चीजों को नोट कर लो कि आपको 5 क्लास देखनी है। सर ने सीधा कह दिया कल संडे को मेरी कोई क्लास नहीं होगी। जी हाँ, संडे को कल मेरी कोई क्लास नहीं होगी। मंडे को तो लास्ट पेपर है, सो होगी ही नहीं। और फिर इसके बाद 2-3 दिन की तुम्हारी छुट्टी है, मैं कोई क्लास नहीं करूंगा। फिर मेरी जो क्लास होगी वो केवल पेड बैच में होगी, मतलब जो हिंदी का तीसरा बैच है उसमें होगी। तो आप लोग तीसरे बैच में तो छोड़ो, अब चौथा बैच आने वाला है, सो आप चौथे बैच में जुड़ जाना सभी लोग। और चौथे बैच में किसी एक को नहीं जुड़ना है, चौथे बैच में सभी को जुड़ना है। सभी लोग जुड़ना और उसकी क्लासेस देखना, ताकि डीएलएड होने के बाद तुम तुरंत सरकारी एग्जाम निकाल लो और गवर्नमेंट टीचर बन जाओ। लास्ट मोमेंट पर मत पढ़ो, जुड़ लिए जाना। कम फीस होगी, साहित्य के लिए अलग से लेना पड़ेगा अगर लेना है तो। मेरे दोस्त, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं ना सर, शुरू करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 1, तीव्र बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसे किस नाम से जाना जाता है। तीव्र बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसे किस नाम से जाना जाता है, बोलो जी। जिसकी बुद्धि तेज हो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मेरे भाई अल्प, कम, दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि, मंद बुद्धि, स्लो, कुशाग्र बुद्धि उसे कहते हैं मेरे भाई। कुशाग्र बुद्धि मींस तेज बुद्धि। शाश्वत का विलोम क्या हो सकता है दिए गए विकल्पों में से। अरे भाई साहब, इससे बड़ी बात क्या बोलूं। पारिभाषिक शब्द में फंसा दे रहा हूं आपके पेपर में, विलोम और पर्यायवाची फंसा दे रहा हूं जो कोई नहीं फंसा सकता। और जिनका भी एग्जाम होता जा रहा है, किताब ऑर्डर करते चलो तुरंत के तुरंत। शाश्वत का पर्यायवाची क्षणिक होना चाहिए मेरे भाई। शाश्वत मतलब होता है सदैव, तो क्षणिक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्षणिक। बिल्कुल, शाश्वत का पर्यायवाची क्षणिक हो जाएगा। चिरंतन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो चिरंतन का पर्यायवाची नश्वर माना जाएगा। चिरंतन का पर्यायवाची नश्वर माना जाएगा मेरे भाई। क्या माना जाएगा, नश्वर माना जाएगा। स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा। शाश्वत मतलब हमेशा, चिरंतन मतलब भी हमेशा। ए और ए एक दूसरे के पर्याय हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न आते हैं। रिक्त स्थान को भरना है। मैं पौधे खा रहा हूं, जगा रहा हूं, लगा रहा हूं, भगा रहा हूं। मैं पौधे लगा रहा हूं, पौधे खा रहा हूं नहीं। फल खाए जाते हैं, पौधे थोड़ी खाए जाते हैं। मैं पौधे जगा रहा हूं, पौधे लगा रहा हूं। पौधों को भगाया भी नहीं जाता। चौथा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द का चुनाव करना है। आभूषण का पर्यायवाची बताना है, क्या होता है पूछा गया है ये प्रश्न। तो आभूषण का पर्यायवाची मेरे भाई क्या माना जाता है, तो आभूषण के पर्यायवाची की बात करो तो सलिल तो होता है पानी का, अलंकार हो जाएगा। वसुंधरा धरती का होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप माना जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ मेरे भाई संक्षेप होता है। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना। मेरे भाई, बाल बाल बचना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है। बाल बाल बचना इस मुहावरे का अर्थ क्या माना जाता है, बोलो। कहते हैं बहुत 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 बच गए, हमारी जान जाने वाली थी। तो बालों को बचाना नहीं सर, संकट से, कठिनाई से बचना। बड़े संकट से बच जाना, कठिनाई से बच जाना। छठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है। मृत्यु के पहले मेरी मां ने मुझे बुलाया। मेरी मां ने मुझे बुलाया। मृत्यु के पहले मेरी मां मुझे बुलाया नहीं सर। मृत्यु के पहले मेरी मां मुझको बुलाया नहीं सर। मेरे भाई ये ऑप्शन हो जाएगा, मृत्यु के पहले मेरी मां ने मुझे बुलाया। मृत्यु के पहले मेरी मां ने मुझे बुलाया। 7वें प्रश्न पर, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है। दिए गए विकल्पों में से लोहे के चने चबाना, कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने, सभी लोगों के पेरेंट्स ने लोहे के चने चबा करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। अपनी असलियत भूलकर बातें करना, भीख मांगकर, संघर्ष करना। लोहे के चने, बहुत संघर्ष करके हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। सी ऑप्शन। 8वें प्रश्न पर, कौन सा शब्द सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द बताना है जो सही नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं,
हिंदी स्पेशल का चौथा बैच आ जाएगा जून के लास्ट में, बस एक बार पेपर तो हो जाए। हिंदी स्पेशल का चौथा बैच आ जाएगा। 3-4 बैच आने हैं हिंदी के। एक बात याद रखना, एक साहित्य का बैच आएगा, साहित्य टीजीटी पीजीटी लेवल का। एक यूजीसी नेट जेआरएफ, सबको बता देना, यूजीसी नेट जेआरएफ मेरे भाई। चलो जी, कौन सा शब्द सही नहीं है? अगर हम देखें, दवाइयां तो गलत ही है, छोटी ई होता है। उज्जवल मयंक सही है, दवाइयां में छोटी ई माना जाता है, तो दवाइयां लिखने का जो सही तरीका है वो ए माना जाता है। दवाइयां लिखने का सही तरीका ए होता है। ठीक है जी। 9वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। जलद बादल का होता है, मदन कामदेव का होता है, अरविंद कमल का होता है, अचला पृथ्वी का होता है। अचला पृथ्वी का, मदन कामदेव, जलद बादल, अरविंद कमल का होता है। 10वां प्रश्न, संधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो संधि में छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। सम प्लस धी माना जाता है व्यंजन संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? किस शब्द में समास है? राज्याध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, ये भी समास है। संबंध तत्पुरुष, राजा रानी, ये भी समास है। द्वंद्व, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास, सभी शब्दों में मेरे भाई समास माना जा रहा है। यहां पर अव्ययी भाव समास, यहां पर द्वंद्व समास, यहां पर संबंध तत्पुरुष समास। 12वें प्रश्न पर, नदी का पुल्लिंग क्या हो सकता है? नदी का पुल्लिंग मेरे भाई क्या माना जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। कहा जाता है सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, मगर एक नदी है जिसका नाम पुल्लिंग होता है। ब्रह्मपुत्र मान लेते हैं क्योंकि वो नदी नहीं नद माना जाता है, तो सी ऑप्शन। 13वें प्रश्न पर, अहीर का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? अहीर का स्त्रीलिंग मेरे भाई क्या माना जाता है? हिरन नहीं होता है, अहीरिन, अहीरिन हो सकता, अहरीन नहीं, समुद्र नहीं, बी ऑप्शन। 14वें प्रश्न पर, कर शब्द का अर्थ नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? कर का अर्थ बर्फ नहीं होगा, पानी, हाथ, हस्त तो होता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या है मेरे भाई? पर्याय माने जाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये ऑप्शन बर्फ नहीं होगा। 15वें प्रश्न पर, वह गंदगी से घृणा करता है, इस वाक्य में कौन सा कारक माना जाता है? वह गंदगी से घृणा करता है इस वाक्य में, तो जहां पर से आया है 2 उत्तर बनेंगे, या तो करण कारक या अपादान कारक, या तो करण कारक या अपादान कारक, या तो करण कारक या अपादान कारक। अच्छा, अगर करण कारक भी होता तो फिर आपको एक चीज याद रखनी थी, जहां पर तुलना की बात हो, जहां तुलना की बात हो, जहां रक्षा की बात हो, जहां घृणा की बात हो, जहां डरना की बात हो, जहां सीखना की बात हो, जहां ये 5 चीजें हो मेरे भाई, वो अपादान कारक माना जाता है। इनको अपवाद के तौर पर लिख लो। 16वां प्रश्न, सोहन मकान के भीतर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सोहन मकान के भीतर है, बोलो जी। देखो भैया, संबंध होना चाहिए था, बट किसी चीज के भीतर है, सोहन मकान के भीतर है, किसी अंदर की बात हो, वस्तु की बात हो, समय की बात हो, ये 3 चीजें हो, तो यहां पर मेरे भाई किसका यूज होता है? अधिकरण कारक। मकान के भीतर है मतलब वो मकान में है। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें कौन सा वाच्य माना जाता है? सीता से पत्र नहीं लिखा जाता, मेरे द्वारा मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता। मेरे देखो, कर्तवाच्य तो नहीं है, भाववाच्य भी हो सकता है और कर्मवाच्य भी। राधा से पत्र, राधा द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता, तो फिर नहीं जाता मेरे भाई, भाववाच्य को ही वेश बना लेना। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। मेरे भाई कहते हैं कच्चे घटी, हम पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लेंगे। कंदुक, अब हम ब्रह्मांड, इव आ गया उत्प्रेक्ष अलंकार, अगर इव आ जाता तो उत्प्रेक्ष अलंकार, हम इस ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उठा लेंगे, हम पूरी धरती को एक कच्चे मटके की भांति फोड़ देंगे, हम इतने बड़े वीर हैं। तो यहां पर मेरे हो ना, गुस्से की बात भी तो हो रही है, जो तुम्हारो अनुसार, गुस्सा तो नहीं दिख रहा है, वीरता की बात हो रही है। अगला प्रश्न, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं,
जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, चौपाई में दोहा में कितनी होती हैं 24, रोला में कितनी 24, सोरठा में कितनी 24, चौपाई में 16। तो डी ऑप्शन मेरे भाई यहां सही हो जाएगा। मेरे भाई 20वें प्रश्न पर 13 और 11 के गैप पर टोटल कितनी मात्राएं हो गई, 24 मात्राएं हो गई। कौन सा छंद होता है मेरे भाई? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, चौपाई में 16 होती हैं, अभी बताया है। रोला में 24 होती हैं बट सभी में 24, दोहा में 24 होती हैं बट 13 और 11 के गैप पर होती हैं। तो यही तो प्रश्न पूछा गया है, 13 और 11 के गैप पर 24 हो तो दोहा माना जाता है। दोहा का विलोम सोरठा होता है। 21वें प्रश्न पर नेत्र के समान कमल हैं जिसके उसे किस नाम से जाना जाता है? नेत्र के समान जिसके कमल हैं उसे क्या कहा जाता है? कौन सा? अच्छा, अलंकार पूछा जा रहा है। अलंकार, नेत्र के समान कमल हैं, तुलना हो रही है हमारी। देखो, या तो उपमा होगा या प्रतीप। के समान आ गया, या तो उपमा होगा या प्रतीप होगा। तो मेरे भाई उपमा नहीं है तो प्रतीप ही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं 22वां। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? मुझे पता है इस प्रश्न का उत्तर गलत दोगे आप, इसको इंपोर्टेंट बना के लिख लेना, इंपोर्टेंट बना के लिख लेना। 100% प्रश्न पेपर में आएगा। आप मानहु को देख करके लगा दिया, भगवान श्री राम के कपड़े ऐसे चमक रहे हैं जैसे बिजली चमकती हो। पीले कपड़े कैसे चमक रहे हैं? बिजली जैसे। तो तुलना हो रही है, तुम्हारे पीले कपड़े बिजली जैसे हैं, तुम राम जैसे हो, तुम चंद्रमा जैसे हो, तो ये तुलना हो रही है। 23वां प्रश्न। अनल और अनिल का अर्थ मेरे भाई क्या हो सकता है? अनल और अनिल का अर्थ मेरे दोस्त क्या माना जाता है? तो मेरे दोस्त यहां पर लिख लेना अनल। नल की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आग लगी हो। तो अनल आग का हो जाएगा। अनल किसका हो जाएगा? आग का हो जाएगा। और अनिल हवा का हो जाएगा, डी ऑप्शन। 24वें प्रश्न पर काव्य गुणों में राजा किसे माना जाता है? जल्दी से बोलो जी, काव्य गुणों में राजा किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। ये प्रश्न तो मैंने पिछले कई बार आपको करा दिया है। काव्य गुणों में राजा किसे माना जाता है? फटाफट से बोलो जी, काव्य गुणों में राजा किसे माना जाता है? तो मेरे भाई माधुर्य को, क्योंकि अगर हम देखें तो श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। तो आपको पता है श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। उस श्रृंगार में कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। श्रृंगार रस में किस गुण की प्रधानता होती है? माधुर्य गुण की। सर, काव्य गुणों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन को माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलो जी, गद्यांश वर्णित प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी हैं? गद्यांश में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा है, बिल्कुल है। यमुना नहीं लिखा है, यमुना भी है, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी भी है। ये सभी नदियां इसमें दी गई हैं। ये सभी नदियां इस पैराग्राफ में दी गई हैं। जी हाँ, ये सभी की सभी नदियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। मेरे दोस्त, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त, कल क्लास नहीं होगी। जो मैंने 5 क्लासें बताई हैं, इन क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लेना, इन्हीं को बार बार रिवीजन कर लो। मैं कह रहा हूं अच्छा स्कोर हो जाएगा। और अब तो हिंदी स्पेशल में एडमिशन बंद हो गए हैं, तो आप लोग चौथे बैच का इंतजार कीजिएगा। इस बैच में शुरू से जुड़ना और सबको बता देना कि भाई साहब शुरू होने वाला है। जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग इसे शुरू कर लेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। 5 क्लासों के अलावा 6ठी क्लास को रिवीजन नहीं करना है। कल रविवार को मेरी कोई क्लास नहीं होगी और मंडे को भी नहीं होगी, क्योंकि मंडे को तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें बच्चा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।